देखिए, अब तक हमने जो सीडी आपको डाली है वीडियो, उनमें वर्णमाला और आपका शब्द रचना ये पढ़ाया। इसके बाद मैंने बताया था कि हम आपको बताएंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो किस तरह का है, अर्थात विकास क्रम कहते हैं कि जिस प्रकार से मानव अपना विकास करता आया आदि मानव से और आज तक जितना भी विकास मानव का हुआ उसे विकास क्रम कहते हैं मानव का। इसी तरह से हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसा रहा, बहुत छोटे में समझाऊंगा। तो ये परीक्षा में आता है हिंदी विकास का सही, हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है। तो इसमें हिंदी भाषा हमारी कैसे कैसे चलती हुई, किन किन राहों में आती हुई और किन किन स्थितियों में होती हुई जो आज की स्थिति में है वो कैसे हुई। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो सबसे पहला है, ध्यान देंगे, वैदिक संस्कृत। सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, क्योंकि भारत जो है पहले भारत का नाम आर्यव्रत था और ये आर्यों का देश था और आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। आर्य लोग संस्कृत बोलते थे सब, क्योंकि संस्कृत देव की भाषा है, देवताओं की। तो भारत में भी माना जाता है कि भारत देवताओं का देश है। इस तरह से कुछ कहा जाता है कि अगर भगवान है तो भारत में है, भगवान की पूजा ज्यादातर भगवान की भारत में होती है, इसलिए देवताओं की, ये देववाणी है, संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। और सबसे पहले भारत में आर्य लोग थे और उनकी भाषा संस्कृत थी, सभी संस्कृत बोलते थे, हिंदी को कोई जानता भी नहीं था। तो पहले थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब जो हमारे वेद हैं, चारों वेद, उनकी संहिताएं, उपवेद, वेदांग सब संस्कृत में जो है उसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। जो मंत्रोच्चारण होता है वो वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत के बाद बनी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत कौन सी है? जो आम व्यक्तियों की बोलचाल की भाषा है उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। उस समय वेद मंत्रों का उच्चारण, पढ़ना लिखना, ये सब पूजा पाठ, कर्म कांड आश्रमों में जो हुआ करती थी वैदिक संस्कृत। उसके बाद आम जनता की जो बोलचाल थी वो थोड़ा सा इसमें सुधार आया, थोड़ा सा इसको सरल किया गया, तो लौकिक संस्कृत के नाम से जानी गई। लौकिक संस्कृत के बाद ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये थी आपकी प्राचीन आर्य भाषा के नाम से जानी जाती हैं। प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्यों की जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी। इसके बाद आई पाली, फिर पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत, पाली, और पाली के बाद संस्कृत में सुधार हुआ तो पाली हुई। जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। फिर आई प्राकृत। प्राकृत क्या था? पाली भाषा में कुछ प्रकृति से, जो हमने अपनी प्रकृति से बोलना शुरू किया, फिर वो प्राकृत रूप में आया। प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश रूप आया हिंदी का। फिर अपभ्रंश के बाद प्राकृत में कुछ सुधार हुआ तो अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर अवहट आई। अवहट के बाद ये चारों जो है
मध्यकालीन आर्य भाषा के नाम से जानी जाती है। ये मध्यकालीन आर्य भाषा, यानी मध्यकाल में जो आर्यों की भाषा थी वो थी पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। ये विकास क्रम चलता गया। फिर इसके बाद प्रारंभिक हिंदी, प्राचीन हिंदी, इसके बाद प्राचीन हिंदी आई। इन अवहट के बाद प्राचीन हिंदी आई। हिंदी जो है हमारी, फारस के लोग आए थे यहां पर लगभग 1000 ईस्वी के आसपास फारस के लोग आए और उन्होंने फिर यहां पर भारत में आकर के जो सिंध प्रांत के लोग थे, सिंधु में रहने वाले थे, तो वहां है नहीं, सा नहीं है, तो सिंधु वालों को हिंदू कहा और उसको कहा हिंदू, हिंदिक, फिर क प्रत्यय हट करके वो हिंदी रह गया। और हिंदी किसके लिए यूज होता था? पहले हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए हिंदी यूज होता था। जैसे चीन में रहने वालों को चीनी कहते हैं, रूस में रहने वाले को रूसी कहते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदी कहते थे वो लोग। फिर ये कालांतर में आकर के हिंदी यानी हिंदिक, हिंदी वाले, अर्थात वो हिंदी बोलना प्रारंभ कर दिया। प्राचीन हिंदी थी, प्राचीन हिंदी के बाद आई प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी के बाद फिर प्राचीन हुई, फिर प्रारंभिक हिंदी, इसमें और सुधार आया, उसको प्रारंभिक हिंदी के नाम से जाना गया, प्रारंभ में जो हिंदी थी। इसके बाद मध्यकालीन हिंदी आई। और इसके बाद बीच का जो मध्यकाल था भारत में, उसमें हिंदी, प्राचीन हिंदी, उसके बाद प्रारंभिक हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, हिंदी में सुधार आते चले गए। उसके बाद आधुनिक हिंदी। ये इसको जाना गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना गया। अब देखिए आप, हिंदी भाषा का विकास क्रम, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, वेद आए। वेद कहते हैं कि निष्प्राण हैं, अर्थात स्वतः हैं, ईश्वर ने, ये अपौरुष्य कहते हैं इनको, कि पौरुष्य नहीं है, पुरुष के द्वारा लिखे नहीं है, ईश्वर ने इनको लिखा और फिर 4 ऋषियों को इनको सुनाया, उन 4 ऋषियों ने इनको लिखा, चारों वेदों को। तो फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत, इसको थोड़ा सरल किया गया, तो लौकिक संस्कृत, जो लोक बागों की आम भाषा थी वो लौकिक संस्कृत थी। फिर पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। इसके बाद प्राचीन हिंदी, अवहट से फिर हिंदी में रूपांतरण हुआ, प्राचीन हिंदी आई, प्रारंभिक हिंदी आई, मध्यकालीन, और आज जो हिंदी है हमारी उसको आधुनिक हिंदी कहते हैं। इन मार्गों से होती हुई हिंदी, आधुनिक हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं, इस रूप में विकसित हुई। इसको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहा गया है, इसको प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा, इस तरह से। अब सवाल उठता है कि प्रश्न कैसे बनेगा, इस पर समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम बहुत शॉर्ट है ये, इस पर प्रश्न बनता है।
ये चार, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, इन पर प्रश्न बनेगा, चारों पर। क्या प्रश्न बनेगा? हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है, यह प्रश्न बना आपका। हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है। फिर ए, पाली, प्राकृत, अवहट। अपभ्रंश। बी, प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। सी, अवहट, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ये अब ये चार विकल्प आपके पास हैं। हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है, प्रश्न बना, पेपर में आता है। चार विकल्प आपके सामने हैं। अब आपको जो सही विकास क्रम मैंने पढ़ा था वो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ये प्रश्न इन पर बनेगा। जो मुख्य प्रश्न बनेगा मुख्य विकास क्रम में ये लिए गए हैं हमारे सिलेबस में। जो आपका प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें इनको ही लिया गया है, इन्हीं पर पूछा जाता है प्रश्न। तो अब आप देख लीजिए कि कौन सा विकल्प आपका सही आ रहा है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, तो आपका उत्तर डी होगा। इस तरह से प्रश्न आएगा। हिंदी भाषा का विकास क्रम था ये। इसके बाद चलता है आपका हिंदी और उसकी उपभाषाएं और उनकी बोलियां। हिंदी और उसकी उपभाषाएं और उनकी बोलियां। देखिए, हिंदी और उसकी उपभाषाएं और उनकी बोलियां। अब हिंदी आ गई आपकी भाषा, इसकी फिर उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं की भी फिर बोलियां हैं। अब हिंदी उपभाषा क्या होती है? एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को उपभाषा का नाम दिया गया है और एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अब सीमित क्षेत्र की बोली होगी, फिर वो उपभाषाओं में चली गई कई बोलियां, फिर वो उपभाषाएं इकट्ठी होकर के फिर हिंदी बन गई। अब हिंदी की उपबोलियां, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। नंबर 1, पहली
हिंदी, जो पूरब में बोली जाती है उसको पूर्वी हिंदी के नाम से जाना जाता है। अब पूर्वी हिंदी के अंदर फिर उपभाषाएं आई। हिंदी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी, फिर इसकी है बोलियां। ये बोलियां कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी की अवधी, अवधी, अयोध्या जो है हमारा, जहां पर राम मंदिर निर्माण चल रहा है, वो जो क्षेत्र है वहां पर उस एरिया में फैजाबाद जिला, अयोध्या, ये जो एरिया है उसमें जो बोली जाती है, कई जिले हैं अवधी भाषा बोली जाती है, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रयोग इस भाषा का किया, अवधी भाषा का। जैसी जो थे उनका जो काव्य है पद्मावत, उसमें भी उन्होंने अवधी भाषा का ही प्रयोग किया। अवधी, इसको कोसली भी कहते हैं, एक प्रकार से कोसली, इसका दूसरा नाम कोसली है। कोसली क्यों है? क्योंकि अयोध्या जो है कोसल देश था वो पूरा, वो जो अयोध्या का जो पूरा क्षेत्र है वो पहले कभी पुराने जमाने में कोसल देश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या का पूरा नाम साकेत है पुराना, फिर अयोध्या बाद में हुआ, तो कोसली इसलिए कहा गया है। अवधी, बघेली, दूसरी वो बोली इसकी बघेली। फिर छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ है उसमें जो बोली जाती है वहां पर, ये पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। तीसरा, दूसरी बोली है आपकी, दूसरी उपबोली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है खड़ी बोली, खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं। ध्यान रहे, आ जाता है कभी कभी। खड़ी बोली को दूसरा नाम क्या है? तो कोरवी कहते हैं। कोरवी क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में कुरुक्षेत्र था और कुरुक्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर थी, जिस समय पांडव राज था। कुरुक्षेत्र में आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, ये दिल्ली, ये पूरा जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र में आता है। इसलिए इस भाषा को कोरवी भी कहते हैं, इस बोली को कोरवी भी कहते हैं। तो खड़ी बोली है, खड़ी बोली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। इसलिए इस जितने भी हमारे राजकीय कार्य हैं विधानसभा में, न्यायालयों में, वो खड़ी बोली में ही, ये खड़ी बोली हिंदी का जो खड़ी बोली रूप है वही हमारा राजकीय कार्यों में अपनाया गया है। फिर खड़ी बोली के बाद है हरियाणवी। हरियाणवी, अब हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, बांगरू, और या जाटू भी कहते हैं। क्योंकि ये हरियाणा के जो ये रोहतक क्षेत्र है, पानीपत वगैरह, इसमें ज़्यादातर जाट लोग हैं और जाटों की हरियाणवी, ज़्यादातर जाटों की भाषा है, जिसको बोलने वालों की संख्या जाट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जाटू भी कहते हैं इसको, और बांगरू कहते हैं क्योंकि वो बांगर क्षेत्र भी बोला जाता है। ये इसकी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा 84 कोस में को ब्रजमंडल फैला हुआ है, वहां जो बोली जाती है, जितनी भी बोली जाती है, वृंदावन, मथुरा, कोसी, ये सब क्षेत्र जो है आपका, आगरा वगैरह, सब में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसको ब्रज बोली कहा गया है, पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा, इसको जो सूरदास ने अपने काव्य में इसका अधिकतर प्रयोग किया है। विनय पत्रिका जो आपकी है तुलसीदास की, उसमें भी इसका प्रयोग हुआ है ब्रज भाषा।
लेकिन अगर पूछा जाए पश्चिमी हिंदी की सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, यानी पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली बोले जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को बोलने वाले ज्यादा हैं पश्चिमी हिंदी में। इसके बाद है बुंदेली। बुंदेलखंड जो आपका है झांसी साइड, वो पूरा कुछ इसका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वो बुंदेली बोली जाती है। बुंदेली के बाद है कन्नौजी। कन्नौज, जो कन्नौज जिला है जिसको इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, वो कन्नौज जो एरिया है पूरा, वहां पर कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तीसरी जो उपभाषा है वो है आपकी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी जो राजस्थान का एरिया है उसमें जो बोली जाती है उसे राजस्थानी हिंदी कहते हैं, लेकिन इसकी भी बोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी, जो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वहां पर जो बोली जाती है उस एरिया में उसको जयपुरी कहते हैं। जयपुरी के बाद है मारवाड़ी। जो मारवाड़ क्षेत्र है, चित्तौड़ वगैरह हनुमानगढ़, चित्तौड़, ये सब जितना एरिया है इसमें मारवाड़ी बोली जाती है, उनको मारवाड़ कहते हैं क्योंकि वहां पर रेगिस्तान ज्यादा है, मारवाड़ कहते हैं। वहां पर जो बोली जाती है वो मारवाड़ी है। मेवाती, एक क्षेत्र है मेवात राजस्थान में, वहां पर मेवाती बोली जाती है। निमाड़ी, जो निमाड़ी है राजस्थान में, उस एरिया में जो बोली जाती है वो निमाड़ी बोली जाती है। फिर है भीली, भीलों का क्षेत्र है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें भीलों का क्षेत्र ज्यादा है, तो वो भीली बोली जाती है वहां पर। इसके बाद है बिहारी हिंदी, चौथा नंबर, बिहारी हिंदी। बिहार में जो बोली जाती है उसको बिहारी हिंदी कहते हैं, हिंदी की भाषा बिहारी हिंदी है। फिर इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, भोजपुरी के बाद है मैथिली और मगही। ये है भोजपुरी, जो हमारा बलिया जिला है उसका जो क्षेत्र है आगे तक बिहार तक लगा हुआ, वहां भोजपुरी बोली जाती है। जो मिथिला क्षेत्र है इसका बिहार का, नेपाल वगैरह से लगा हुआ है, तो वहां मैथिली बोली जाती है। मगही जो गया क्षेत्र है बिहार का, बोध गया जिसको कहते हैं, वहां पर मगही बोली जाती है। मगही गया में, मैथिली दरभंगा वगैरह जितना भी है ये सब वहां बोली जाती है। इसके बाद पांचवी आपकी जो उपभाषा है वो है पहाड़ी हिंदी। जो पर्वतीय क्षेत्र में बोली जाती है उसको पहाड़ी हिंदी कहते हैं। इसकी मुख्य दो हैं, कुमाऊनी और दूसरी बोली है गढ़वाली। फिर है
कुल्लुई, इसको मडियाली भी कहते हैं। कुल्लू को मडियाली, कुल्लू हिमाचल का जो कुल्लू जिला है वहां पर जो बोली जाती है कुल्लू ही, वैसे मडियाली है वो, लेकिन कुल्लू एकदम बोली जाती है तो कुल्लू ही कहते हैं, वैसे बोली है मडियाली। नेपाली, हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वो नेपाल से लगा हुआ है, और नेपाल का कुछ एरिया तो ये सब नेपाली बोलते हैं वहां पर। गढ़वाल में जो है आपकी एक तो है सिरमौरी, गढ़वाल में सिरमौरी के नाम से जानी जाती है, जो ऊपर का क्षेत्र है गढ़वाल में सिरमौरी, और एक है जोनसार क्षेत्र, चक्रोता साइड ये पूरी पड़ती है तो जोनसार, तो उसको जोनसारी भी कहते हैं। थोड़ी सी जैसे हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में थोड़ी सी भाषा कुछ अलग है, फिर मेरठ में चले जाएं तो थोड़ी सी चेंज हो गई है, बुलंदशहर में चले जाएं तो वहां पर थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन क्या है कि है एक ही जो हमारी खड़ी बोली है। इसी प्रकार से है तो गढ़वाली ही, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया उस बोली में, तो सिरमौरी और जोनसारी ये भी इसी के अंग हैं। ये मैंने बताया आपको हिंदी और उसकी उपभाषाएं और उनकी बोलियां। प्रश्न कैसे बनेगा, उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रश्न कैसे बनेगा, पूर्वी हिंदी है, प्रश्न बन गया आपका पूर्वी हिंदी है। 4 विकल्प आए, ए खड़ी बोली, बी गढ़वाली, सी बघेली, और डी मेवाती। अब हमारे पास 4 विकल्प हैं, पूछला प्रश्न पूर्वी हिंदी है, आपका उत्तर क्या होगा, खड़ी बोली पश्चिम में आ गई, गढ़वाली पहाड़ी में आ गई, मेवाती आ गई राजस्थानी में, तो बघेली बची, तो आपकी पूर्वी हिंदी जो है उत्तर होगा सी बघेली। ये इस प्रकार से इस पर प्रश्न बनेगा, या नहीं में भी आ सकता है, पश्चिमी हिंदी नहीं है तो 3 पश्चिमी हिंदी का आ जाएंगे और एक अन्य आ जाएगा कोई सी और भाषा का, वही आपका उत्तर होगा। इसलिए नहीं में भी उत्तर आ जाता, प्रश्न आ जाता है कभी कभी। प्रश्न बन जाता है कन्नौजी है, ने कहा कन्नौजी है, बस सिर्फ इतना पूछा, ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। अब आपका उत्तर क्या होगा, कन्नौजी है। अब कन्नौजी कौन सी है, आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आती है, सीधा आपका उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी, उत्तर आपका ए। इस तरह से इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न बन जाता है कि पश्चिमी
पश्चिमी हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। या पश्चिमी हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली, या बोली को बोलने वाले सबसे अधिक हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका ब्रज भाषा। ब्रज भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में सबसे ज्यादा संख्या बोलने वालों की है, ब्रज भाषा के बोलने वालों की है। क्योंकि 84 कोस में पूरा ब्रज मंडल है, वहीं के लोग ज्यादातर इसको, बहुत संख्या में लोग हैं वो बोलते हैं। फिर प्रश्न बन जाता है, राजकीय कार्यों में हिंदी की कौन सी बोली को अपनाया गया है? मैंने आपको बताया था कि राजकीय कार्यों में हिंदी की कौन सी बोली को अपनाया गया है, तो आपका उत्तर होगा खड़ी बोली। इस तरह से प्रश्न आते हैं, 4 विकल्प आएंगे तो आपका उत्तर खड़ी बोली होगा। बस आज यहीं तक। इसके बाद आगे जो पढ़ाएंगे, अगली जो वीडियो डालेंगे उसमें पढ़ाएंगे आपको वर्तनी। वर्तनी क्या होती है वो मैं उसी समय बताऊंगा। और इतना आपको काफी है हिंदी भाषा का विकास क्रम और हिंदी की उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां, ये इस सीडी में पढ़ाया, स्वयं में आया होगा। इसमें भी 2, 3 से 4 नंबर का आ जाता है। मेहनत करिए, सकारात्मक सोच रखिए। जब तक आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी तो सफलता की ओर आप बहुत कम पहुंचेंगे। जब तक आपके पास सकारात्मक सोच होगी तो आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे, आपका साहस बढ़ेगा। सकारात्मक सोच की शक्ति, एक किताब आती है, आप उसको पढ़ना, आपके जीवन में परिवर्तन कर देगी। शिखर तक पहुंचाने के लिए आपको क्या क्या करना है, एक दिन की सीढ़ी में मैं आपको इस प्रकार का प्रोत्साहित कैसे होता है, प्रोत्साहन दूंगा, मोटिवेट करूंगा, और किस प्रकार से हम जो हमारी मंजिल है उस पर पहुंचे। तो हमारे कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से जीवन में हमें नियमों का पालन करना है, जिससे हम अपनी मंजिल पर सहज रूप में पहुंच सकें। ये एक सीढ़ी में आपको मैं मेन पॉइंट आपको समझाऊंगा।